हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। अब पेपर आपका मिनिमम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मैक्सिमम आपका 1 महीने और 40 दिन बस इतना ही बचा है। प्यारे बच्चों, आप अपने पढ़ाई को तेज कर दीजिए और क्वेश्चन भी याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अब अच्छे खासे नंबर वाले प्रश्न भी आने लगे हैं, जो कि अब आपको समझ में नहीं आएगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो आज से ही पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स 3 नंबर वाले पूरे बुक की महत्वपूर्ण किताब, कह सकते हैं महत्वपूर्ण थ्योरी, जो कि पार्ट 2 बुक से रहेगी। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक पूरे बुक की संपूर्ण 3 नंबर वाले प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं संपूर्ण पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखे हैं आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स 3 नंबर वाले प्रश्न, चैप्टर 9 to 14 पार्ट 2। पूरी बुक से आपको आज प्रश्न कराया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं हम आज एक एक क्वेश्चन करके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। कह रहा है अवतल एवं उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। अवतल और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसे आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में किया जाता है। जब हम टार्च में आगे जो लेंस लगा रहता है, जिससे हम टार्च की लाइट जलाते हैं, तो टार्च के रोशनी क्या होती है, फैल जाती है। किस कारण होता है? तो यह अवतल लेंस के कारण ही होता है। जब प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं सर्च लाइटों में, जो पुलिस लोग के पास रहती है लाइट, कह सकते हैं टार्च रहती है, बहुत दूर दूर तक उसकी रोशनी जाती है, तो उसमें भी अवतल लेंस का ही उपयोग होता है। आदि बहुत सारे ऐसे उपकरण है जिनमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, अस्पताल में जो नाक, कान, गला आदि के इलाज में। तो अब ये जो होता है अवतल लेंस होता है प्यारे बच्चों, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने में सहायता करता है। तो जब बड़ा कर देता है तो हमको कोई भी सामान हो इजीली से दिखाई दे जाएगा। तो इसी प्रकार नाक में, गला में, कान में कुछ फंसा रहता है या कुछ देखना रहता है जैसे अंदर की चीज, तो अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं, उसमें भी अंदर की वस्तुएं देखने के लिए, ठीक है? देखिए दूसरा क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण के उपयोग। नंबर 1, लैंपों में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? लैंप में किया जाता है, ठीक है? और क्या कह रहा है, वाहनों के साइड मिरर में। तो जो 2 पहिया हो गई, 4 पहिया हो गई, जो होती है गाड़ियाँ होती हैं, उसका जो साइड मिरर रहता है उसमें उत्तल लेंस रहता है, जो कि किसी भी वस्तु को छोटी करने में सहायता करती है और हमें आसानी से देखने में भी सहायता करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये पास मान लीजिए हमारे पास कोई समतल तल है, ठीक है? यहाँ पर मान लीजिए एक अभिलंब है, ठीक है? अभिलंब है तो ये कोई किरण मान लीजिए आ रही है, ठीक है? तो क्या कह रहा है, आप आने वाली प्रकाश किरण जब आपतन बिंदु से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से वह आई हुई होती है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश एक चिकने तल पर गिरता है, ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा प्रकाश हो गया, ये कहाँ गिरा, चिकने तल पर, तो पुनः देखिए, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखिए पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया हुआ होता है। अर्थात कह सकते हैं आने वाली किरण किसके बराबर होता है, जाने वाली किरण के बराबर होता है। अर्थात देखिए मान लीजिए कोई समतल तल है, तो जब प्रकाश किरण किसी समतल तल पे आती है, उसे टकराती है, तो ठीक उसी प्रकार वापस लौट जाती है जिस प्रकार वह आई होती है। इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको कहते हैं आपतित किरण,
क्या कहते हैं, आपतित किरण, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण किसके बराबर होती है, जाने वाली किरण के बराबर होती है। और इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसे बोलते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो इसे इसके नियम भी लिखिए। तो नंबर 1 देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, अर्थात ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम में ही रहेगा, या तो विरल माध्यम है तो विरल माध्यम में ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री बनाकर आता है तो परावर्तन कोण 60 डिग्री बनाकर ही वापस जाएगा। यह नहीं होगा कि ये 60 डिग्री बनाकर आया तो ये 90 डिग्री बनाकर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो वो परावर्तन कोण नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, कह रहा है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो तो प्रकाश किरण उस माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई होती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए, एक हमारा कुछ इस प्रकार होता है, प्रकाश ऐसे आती है, ठीक है, तो आती है, एक सीधे निकल जाती है, ठीक है। फिर कुछ क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो। तो क्रांतिक कोण ऐसा होता है, कैसे, तो क्रांतिक कोण का मान ऐसी प्रकाश किरण आती है और सीधे चली जाती है, इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। परंतु क्या कह रहा है, क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो जब क्रांतिक कोण से, मान लीजिए क्रांतिक कोण हो गया, और क्रांतिक कोण अगर क्रांतिक कोण से बड़ा रहेगा तो कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा कोण, क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो उसी माध्यम में आएगी। तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश की इस घटना को ही कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है, अगर देखिए प्रकाश, देखिए फिर से देखिए क्या कह रहा है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बड़ा हो तो प्रकाश किरण उसी माध्यम से वापस लौट जाती है जिस माध्यम में वह आई हुई होती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी f हो जो है, क्या है, तो फोकस दूरी f है जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है। तो सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की दूरी f क्वेश्चन में m1 प्लस m होगी। तो कितना गुना बना बनता है, तो m गुना बड़ा बनता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसको लेंस के सूत्र से देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम किससे मतलब प्रदर्शित करते हैं, v से। तो v गुना, यहां लिखेंगे v गुना बड़ा बनता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम 1/f लिखेंगे। तो जहां पर किसमें, सभी को इसमें किससे भाग दे देना है, तो इसमें सभी को हमको v से भाग दे देना है। ठीक है, तो इसमें हम v से भाग सभी को दे देंगे। तो यहाँ पर भी v से देंगे, v/v - v/u। तो जैसे कि आपको पता है ये कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा v/u, सॉरी f क्या हो जाएगा, v/f = यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -u/v, क्या हो जाएगा
v अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया है। अब आपको जैसे पता है, नहीं पता है बता दूं, चूंकि m इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u होता है। क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है v अपॉन u होता है। ठीक है, तो यहां कुछ लिखेंगे हम v अपॉन f इज इक्वल टू -1। इसका वैल्यू क्या निकाला हमने, इसका वैल्यू हमने निकाला m, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का m। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। आप देखिए, अब जब इतना हमने लिख दिया तो ये वैल्यू जो है, आइए इधर देखिए, इतना हमने क्या लिखा है, इतना हमने लिख दिया। तो जब हम किसका मान पूछ रहा है, कितना m बड़ा, तो लेंस की दूरी को इतना लाना है हमको, कितना लाना है, तो सिद्ध करके इतना लाना है, तो आइए लाते हैं। तो हम मानेंगे v इधर ले लेंगे, जब v इधर ले लेंगे, f इधर जाएगा, f इधर जाएगा, तो ये जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन m इतना आ जाएगा हमारा आंसर। अर्थात यह सिद्ध होता है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये जो हमारा v है इधर लेके, जब m इधर जाएगा तो ये माइनस में रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अतः हमारा यह क्या होता है, प्रूव्ड होता है। क्या, v इक्वल टू f क्वेश्चन में 1 प्लस m एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो कि पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। आइए इसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख। जैसे कि आपको पता है, नहीं पता है तो बता दूं, व्यतिकरण की शर्तें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होते हैं, अर्थात ऐसे कुछ ऐसे प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कला संबंध मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। फिर क्या कह रहा है दूसरा, देखिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। यानी जो ऊपर तरंग दैर्घ्य जा रही वो और जो नीचे से जा रही वो, दोनों की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए। तो ये जो साइज होता है, गैप होता है, यहाँ देखिए ये जो गैप होता है, ये और ये, इनका दोनों का गैप जो होता है आयाम बराबर होना चाहिए। मतलब कि इनके बीच में जो कह सकते हैं कि दोनों की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वह सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर चौथा नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश स्रोत की बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो जो इसके दोनों की प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी होती है, मतलब कि ये जैसे हो गया, ये दोनों बराबर होना चाहिए और इसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नहीं तो प्रकाश स्रोत होगा नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इनके दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, अगर कम नहीं होगी तो व्यतिकरण की शर्तें पूर्ण नहीं होगी। तो हमने देख लिया व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख। अब आइए देखते हैं, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश के विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। शायद हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का प्रतिबंधन बताइए। देखिए कितने नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर का पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो ये ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, प्रकाश के स्रोत किसी पतली स्लिट एवं तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, टार्च है। ठीक है, क्या है, टार्च है। इसलिए हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, टार्च है। इससे क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है। ठीक है, क्या निकल रही है, रोशनी। ठीक है, इस प्रकार क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश स्रोत पतली स्लिट
एवं तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है। तो मान लीजिए हमारा कोई प्रकाश हो गया, देखिए यही वाला हो गया, देखिए हम आपको काला से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा कोई क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। जब ये प्रकाश स्रोत हम लाइट ऑन करेंगे तो इसमें पड़ेगा तो वह स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो यहाँ से देखिए, जब इस स्लिट पर पड़ेगा, यहाँ एक मान लीजिए छिद्र है, इस स्लिट पर पड़ेगा तो यहाँ देखिए किनारों पर से क्या हो रही है, मुड़ जा रही है ना। तो इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अर्थात हम आपको फिर से हाथ देखिए समझा देना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ये कोई टार्च हो गई है, ठीक है। ये कोई हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कोई टार्च है, ठीक है, जिसमें से रोशनी निकल रही है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक पतला स्लिट है, इतना छिद्र है, ठीक है। जब प्रकाश इस छिद्र से यहाँ पर जाएगा, ऐसे मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, जब प्रकाश जाएगा तो वो अपने अवरोध से मुड़ जाएगा, अपना अवरोध से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और इसी अवरोध को, प्रकाश को मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और ये होता है हमारा स्लिट। क्या होता है, स्लिट या छिद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया टार्च, ये स्लिट हो गया, और ये रोशनी हो गई, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। उम्मीद है आपको विवर्तन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमने 6 क्वेश्चन देख लिया है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप डरिएगा नहीं, आप इसे पढ़ कर जाइएगा और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में छाप कर आइएगा। पूरे के पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। कह रहा है जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है। क्या किया जाता है, तो आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक कण है, ठीक है। क्या कह रहा है, मान लीजिए धातु का कोई टुकड़ा है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किसी कण क्या कह रहा है, आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के, क्या कह रहा है, अधिक आवृत्ति के प्रकाश की किरणों को, तो ये कोई हमारे पास कण हो गया, इसमें प्रकाश किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो प्रकाश किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो क्या कह रहा है, तो किरणों के आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगते हैं। इस पे क्या होने लगते हैं, तो जब इस पे हम धातु गिराते हैं तो यहाँ पर जो कण रहते हैं, इस पे क्या रहते हैं, पार्टिकल रहते हैं। तो इसमें से क्या रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही होता है किसी भी धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है, यानी कह सकते हैं उड़ने लगता है या निकलने लगता है। इसे ही कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। बोहर की कल्पनाओं के अनुसार, बोहर ने एक कल्पना की थी कि उसी के अनुसार आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की ही कक्षा में ही बिना उस ऊर्जा का उत्सर्जन किए बिना घूमते हैं। इन कक्षाओं को ही अस्थायी कक्षा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं, अस्थायी कक्षा। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया एक, ठीक है, ये हमारे पास एक हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या क्या रहता है, तो यहाँ पर रहता है प्रोटॉन, ठीक है, सॉरी हाँ, इसमें प्रोटॉन रहता है और यहीं पर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी के बीच चक्कर काटते रहते हैं। तो इसमें क्या बनता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक नाभिक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए प्रोटॉन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बिना कुछ किए, बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए ये क्या करते रहते हैं, इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं देखिए क्या कहते हैं, तो इन कक्षाओं को ही अस्थायी कक्षा कहते हैं। यानी जो परमाणु होता है, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नाचते रहते हैं बिना ह्रास, बिना मतलब कह सकते हैं बिना कोई क्षति किए हुए। तो इसी ऊर्जा को, इसी क्या कहते हैं, इसी कक्षा को ही अस्थायी कक्षा कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण भी लिखिए। आइए देखते हैं नाभिकीय बल किसे कहते हैं। तो किसी नाभिक के अंदर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रहता है। मान लीजिए कोई नाभिक होता है जो एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या रहता है, बांधे हुए रहता है। तो इसे ही देखिए क्या कह रहा है, ये किसी नाभिक के अंदर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रहता है, उसे ही नाभिक बल कहते हैं। जैसे उदाहरण इसमें देखिए, गुण देखिए, यह अत्यंत तीव्र होते हैं, मतलब यह तीव्र होते हैं नहीं, इनकी कक्षा में तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक। और दूसरा क्या कह रहा है, ये बल आकर्षण बल होते हैं, अर्थात जिस प्रकार चुंबक में आकर्षण बल होता है किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने को, ठीक उसी प्रकार नाभिक में होता है अट्रैक्शन बल। ठीक है, फिर क्या करा, ये बल अत्यंत लघु परिसर बल होते हैं, अर्थात जो उनके बीच की दूरियां होती हैं ये बहुत ही कम होती हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक कण हो गया, नाभिक हो गया, और प्लस ये कोई एक नाभिक हो गया, इसको जब हम मिला देते हैं एक बड़ा नाभिक बन जाता है, इससे ही हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। अर्थात जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे ही नाभिकीय संलयन बल कहते हैं। अर्थात मान लीजिए ये कोई दो मार्कर है, चाहे ये काला है ये नीला है, ठीक है, तो जब ये दोनों मार्कर मिलकर एक मार्कर बन जाएगा, अर्थात यह काला नीला दोनों हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए, तो यही कहलाएगा नाभिकीय संलयन बल। उम्मीद है प्यारे बच्चों यह बल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कौन सा बल, नाभिकीय बल। और उम्मीद है यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर सब्सक्राइब कैसे करें, तो आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा चैनल के नीचे, वहीं पर हमारा चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस, सामने एक रेड बटन दिख रहा होगा या व्हाइट बटन दिख रहा होगा, उसी पर क्लिक कर देंगे आप, वहीं पर हो जाता है सब्सक्राइब। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिएगा, हम आगे से और अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छी कोशिश करेंगे जिससे हम आपको और अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।